नमस्कार। नमस्कार जी। दद्दू की चौपाल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। जी धन्यवाद जी है, आरती आपका भी स्वागत है। आरती जी तो पहले भी आ चुकी है। प्रयास जी हमारे बहुत बरसों पुराने दोस्त हैं, हेलो, आज मिल रहे आवाज आ हैं। रही है? आपकी बहुत बढ़िया आ रही है। जी जी अली धन्यवाद। अब्बास जी, जी हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बस आ रही है। अगर आपको आ रही है? हाँ हाँ, तो मैं आप लोगों का परिचय करा रहा था। जी चाहे तो करा दो। प्रयास जोशी जी, इनको सब जानते हैं, बरसों से कविता लिख रहे हैं और मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं। 40-50 बरस के हमारे रिश्ते हैं। आज ऑनलाइन मुलाकात हो रही है। अली अब्बास जी से फेसबुक के माध्यम से मित्रता हुई और अच्छी दोस्ती में बदल गई। फेसबुक की एक मेरी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि अली अब्बास जी उम्मीद है। और ये और शायर तो आला दर्जे के हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। इनका एक एक शेर ऐसा होता कि मतलब महीनों याद रखा जा सके। फिर फेसबुक पे क्या इतने ज्यादा शेर आते हैं कि भूल जाते हैं। हाँ, भानु प्रकाश जी हम लोगों के लिए, चार दद्दू की चौपाल के लिए नए हैं, हिंदी कविता के जी लिए काफी पुराने हैं। हम लोगों में युवतम है भानु प्रकाश जी, और हिंदी कविता में इन्होंने जल्दी अच्छा मुकाम बना लिया है। तो हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपने युवा मित्र से। भानु प्रकाश जी को मैं आमंत्रित करूंगा, दो जी रचनाएं पढ़े। जी धन्यवाद देवकांत जी। दद्दू की चौपाल में मुझे मौका देने के लिए, इसके बारे में सुना मैंने। अभी साथियों, रक्षाबंधन है इस अगस्त में 22 के आसपास। तो मेरी एक स्वर्गीय बड़ी बहन है, उनके उनको समर्पित मैंने एक कविता अपनी लिखी थी, वो उसी का पाठ कर रहा हूँ मैं। बढ़िया। कविता का शीर्षक है, हम रक्षा बंधन पर तुम्हारा इंतजार करते हैं बहना। इस रक्षा बंधन पर तुम्हारा इंतजार हमारे साथ घर आंगन भी कर रहा है। पीपल के पेड़ पर तुम्हारे हाथों बंधा हुआ झूला, हवा के आत्मी थपेड़ों में झूमता हुआ, It's यह छोटी 17:03. सहेली To की hear your तरह notifications, follow. यह छोटी सहेली की तरह बेचैन इंतजार में तुम्हारी बाट जो रहा है, ससुराल की ढेरों खट्टी मीठी यादों को साझा करने के लिए। अपनत्व से भरे इंतजार के इन बेसब्र पलों में बेसाख्ता माँ कह रही है कि चिड़िया की तरह फुदकती थी तुम्हारी बहना घर भर में, और सिलाई के वक्त मशीन की तरह चलते थे हाथ। काम करते हुए तुम्हारी गीत गाती मधुर आवाज से सूनी होती जेठ की दोपहरें भी सखियों सी उन्मुक्त खिलखिलाती थी। तब निस्संदेह शीतलता से भीग जाता था पूरा घर। जादू था तुम्हारे हाथों में, हरे धनिये और पुदीने की सिलबट्टे पर पिसी चटनियों से ऐसा स्वाद महकता था कि हम अपनी भूख को भी भूलते हुए पुदीने, धनिये और हरी मिर्च की मधोश खुशबू में खो जाते थे। काटते थे उंगलियां इतनी बार, पर फिर भी स्वाद था कि जुबान से जाने का नाम ही नहीं लेता था। लो देखो, अभी भी उस स्वाद को याद करते हुए लार टपक रही है। सुबह से तुम्हारी यादों से चहचहाता यह घर श्रावण भाद्र के इस मास में भी जेठ की तपती दोपहर की तरह सूना हो चला है। अब तो सांझ हो गई बहना, सूरज भी लौट रहा है, तुम्हारे हाथों में रची मेहंदी की तरह आसमान पर अपना प्यार रचता हुआ। गाय लौट रही है। इस गोधूली बेला में यह गांव का सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक दृश्य होता है, जिसको देखकर यह महसूस होता है कि जीवन में अभी भी कितना सौंदर्य है। पर आज उनके गलों में बंधी घंटियों की टन-टन आवाजें भी हमें होडली लग रही है, जो हमेशा इठलाती हुई सांझ में बांसुरी की तरह कर्णप्रिय लगती थी। ठीक उसी तरह जितनी प्यारी तुम्हारी डांट और आंगन से राह पर जाती सहेलियों को चिल्लाने पुकारने की तुम्हारी आवाज होती थी। हमारी सूनी कलाइयां आंगन के दरवाजे को इस तरह पकड़े खड़ी है, जैसे मेले में गुम हो चुके बच्चे किसी सहारे को इस तरह पकड़ते हैं
ये वह उनसे कभी ना छूटे। आज का ये इंतजार भी कुछ ऐसा ही है बहना, कि तुम्हारा आना एक परंपरा नहीं, रस्म नहीं, बल्कि राखी के इन रंग बिरंगे धागों को बांधने के बहाने रिश्तों को तार तार करते, निर्मम और संवेदनहीन होते जाते महानगरी जीवन को यह याद दिलाना है कि इस रक्त और क्रूर समय में भी दुनिया के तमाम भाइयों की आंखों में अपनी बहनों के लिए अभी भी इस रिश्ते का सबसे मीठा, सबसे प्यारा स्नेहिल जल लबालब भरा है, जो आज तुम्हारे इंतजार में इन आंखों से भादों की तरह बरस रहा है। ये एक कविता थी बहन के ऊपर, लंबी थी थोड़ी। अब बहुत अच्छी, जी बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। एक दूसरी कविता है मेरी, जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, दुनिया में एकमात्र रक्षाबंधन ही ऐसा त्योहार है जो केवल हिंदुस्तान में मनाया जाता है। दुनिया के किसी देश में ऐसा त्योहार नहीं है। आपकी कविता भी उसी तरह इकलौती कविता है जो मैंने जी इतने दिनों में सुनी है। बहुत बढ़िया, आगे चलिए। धन्यवाद। दूसरी कविता का शीर्षक है उदास लोगों के लिए। जिंदगी से उदास हो चुके लोगों, मत दौड़ो रेल की पटरियों की तरफ। पटरियां सिर्फ रेलों के लिए है, जिन्हें पहुंचाना है लोगों को उनके गंतव्य तक। मत डालो गले में रस्सियां, इनके सहारे चढ़ते हैं कुछ लोग पहाड़ों पर। मत डूबो तालाबों या कुओं में, यहाँ आकर पानी पीते हैं मेहनत से थके प्यासे लोग। और यहीं से पहुंचता है पेड़ पौधों और खेतों को पानी, जो पैदा करते हैं फल और अनाज। संघर्ष का असीम उत्साह लिए इन लोगों के कामों में मत करो तुम हस्तक्षेप। एक बार इनके नजदीक जाओ और जिंदगी को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। ये दूसरी कविता मेरी अंत बहुत हो गई। बढ़िया। अब जी है ना। आपकी कविता में जो आशावाद है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं प्रयास जोशी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे दो रचनाएं पढ़ें। जी धन्यवाद। पहली कविता अनुवाद। दुनिया के हर लेखक ने हर भाषा में कुत्ते का अनुवाद कुत्ता ही किया, सुअर का अनुवाद सुअर। रंग चाहे जो किया, लेकिन किसी ने भी किसी भाषा में कुत्ते का अनुवाद शेर नहीं किया। तो फिर ये सुअर के अनुवाद में दहाड़ कहाँ से आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत। एक कविता है कारण। जब मुझे बिना कारण हंसी नहीं आई तो उसने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है किसी टेस्ट रिपोर्ट में वह कारण निकल आए जो कारण तुम्हें बिना कारण हंसने नहीं देता। क्या बात है। जब मुझे बिना कारण हंसी नहीं आई तो उसने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है किसी टेस्ट रिपोर्ट में वह कारण निकल आए जो कारण तुम्हें बिना कारण हंस नहीं देता। मैंने कहा अगर फिर भी किसी रिपोर्ट में कोई कारण नहीं निकला तो हम तुम्हें अपने हास्य क्लब से बाहर निकाल देंगे, ताकि तुम्हारी तरह हमारे दूसरे लोग भी कारण जानकर हंसने की हिम्मत ना कर सकें। जी बहुत बढ़िया। वाह प्रयास जी, अनुपम कविताएं हैं आपकी। अब मैं आमंत्रित करूंगा अली अब्बास जी उम्मीद को, बड़ी उम्मीद के साथ, जिनका इंतजार मैं कर रहा हूं। शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल चूंकि बात कविता की थी, आपने चर्चा कहा था, तो अब तो कविता है, तो दो मिसरे में सुन लीजिए जी जी। कि प्रायोजित सम्मानों से मैं नहीं हुआ प्रसिद्ध। प्रायोजित सम्मानों से मैं नहीं हुआ प्रसिद्ध। धन है अपनी लेखनी जिसने किया है सिद्ध। धन है अपनी लेखनी जिसने किया है सिद्ध।
और मेरा ख्याल है चंद शेर गजल के सुना दूं जी जी, जरूर रागत। जरूर। कि रात करवट बदल रही होगी, रात करवट बदल रही होगी, ओस की बूंद जल रही होगी, ओस की बूंद जल रही होगी। और शेर देखिए कि फूल खिलते थे जिसके अधरों पर, फूल खिलते थे जिसके अधरों पर, आंख उसकी सजल रही क्या बात है, होगी, वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह, आंख बहुत बढ़िया, उसकी बहुत बढ़िया। सजल रही होगी, जी। सुबह के बदले शाम ले ली थी, सुबह के बदले शाम ले ली थी, अरे दोपहर हाथ मल रही होगी, दोपहर हाथ मल रही होगी। और शेर देखें कि आदमियत की बात है शायद, आदमियत की बात है शायद, खो चुकी आज, खो चुकी आज कल रही होगी, वाह खो वाह वाह, चुकी आज आदमियत की बात बहुत बढ़िया बात है। है शायद, खो चुकी आज कल रही होगी, और सारे शब्दों को रख चुके गिरवी, सारे शब्दों को रख चुके गिरवी, खूब दुकान चल रही क्या बात, क्या बात है, क्या होगी, बहुत बात बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। सारे शब्दों, शुक्रिया आपका, कि सारे शब्दों को रख लिया गिरवी, खूब दुकान चल रही होगी। और गजल का मक्ता देखिए कि क्रुद्ध नारों की शक्ति से उम्मीद, क्रुद्ध नारों की शक्ति से उम्मीद, शांति की बात फल रही होगी, वाह वाह, क्या बात। क्रुद्ध नारों का प्रयोग बहुत अच्छा किया। शुक्रिया प्रसाद का, क्रुद्ध नारों की शक्ति से उम्मीद, शांति की बात फल रही होगी, दोपहर हाथ मल रही होगी। वो मेरा ख्याल है कि आपने पसंद अगर किया जरूर जरूर, बहुत अच्छा तंज लगा क्रुद्ध नारों वाला। वो तो क्रुद्ध ना आपकी क्रुद्ध क्रुद्ध नारों से शांति की बात हो रही होगी। फलों नया की प्रयोग शक्ति से सुनने को उम्मीद, मिला। शांति की बात फल रही होगी। जो हम अपने देखते हैं, कविता नाम ही इस चीज का है कि जी, हम अपने आसपास जो कुछ देखते हैं, जो घटित हो रहा है, समाज का बहुत बड़ा अंग है, हम्म, हम उससे अलग नहीं हो सकते। हम्म। और बहरहाल चंद शेर और सुन ले। जी, इरशाद इरशाद। मुलाजा हो कि होंठ पर अगर उसके, होंठ पर अगर उसके बिजलियां नहीं होती, होंठ पर अगर उसके बिजलियां नहीं होती, बिजलियां नहीं होती, होंठ पर अगर उसके बिजलियां नहीं होती, नफरतों के शोलों में
बस्तियां नहीं होती, नफरतों के शोलों में बस्तियां नहीं होती। होठ पर अगर उसके, और शेर देखें जी कि मौसम बहारा भी, मौसम बहारा भी अब खिज़ा की जद में है, अब खिज़ा की जद में है। फूल खिलते हैं लेकिन, फूल खिलते हैं लेकिन शोखियां नहीं होती, फूल खिलते हैं लेकिन शोखियां नहीं होती। क्या बात है। और खास शेर देखें, स्वागत। और तवज्जो चाहूंगा कि भूल के न रुख करना, भूल के न रुख करना ख्वाहिशात के घर का, क्या बात है। ख्वाहिशात के घर का। दर तो इसमें होता है, दर तो इसमें होता है, खिड़कियां नहीं होती, क्या बात है। वाह, दर तो इसमें होता है, खिड़कियां नहीं होती। और मेरा ख्याल है आप तवज्जो चाहूंगा जी कि जी काश बैठने वाले, काश बैठने वाले भूल के भी ये सोचे। तवज्जो मैं सिर्फ दूंगा कि काश बैठने वाले भूल के भी ये सोचे, भूल के भी ये सोचे कि आदमी से ऊंची तो, आदमी से ऊंची तो तो कुर्सियां नहीं होती। क्या बात है, वाह 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 बहुत वाह। बढ़िया, काश बहुत बढ़िया। बैठने वाले भूल के भी ये सोचे कि आदमी से ऊंची तो कुर्सियां नहीं होती, बहुत बढ़िया। कुर्सियां नहीं होती। आज के सामान्य आदमी की जैसे धारणा है, देखें कि आसमां की वुसअत है, आसमां की वुसअत है, एक घर की हसरत है, एक घर की हसरत है। क्योंकि सिर्फ शाख है तो, क्योंकि सिर्फ शाख है तो आशियां नहीं होती, क्या बात है। क्या बात। क्योंकि सिर्फ शाख है तो आशियां आशियां नहीं। नहीं होती, आशियां नहीं होती। होंठ पर अगर उसके, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शेर युक्त होगा कि आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि बेटे जो हैं वो होने ही चाहिए और वो अहम होते हैं घर के लिए। लेकिन मेरा शेर देखें कि उम्र की ढलान अब, शुक्ला जी आप खासतौर पर सुनेंगे जी कि जी उम्र की ढलान तो पूछने लगी मुझसे, उम्र की ढलान तो पूछने लगी मुझसे, कौन याद करता गर, कौन याद करता गर बेटियां नहीं क्या बात है, क्या बात है। होती। क्या बात है। क्या बात कौन, अदब अदब कि बहुत कौन अच्छा याद प्रयोग किया, उम्र की करता ढलान। गर बेटियां नहीं होती, बेटियां नहीं होती। होंठ पर अगर उसके बिजलियां नहीं होती। और मक्ता देखें कि मुतमईन हूं मैं उम्मीद, मुतमईन हूं मैं उम्मीद, जागने लगे वो भी,
मुतमईन हूँ मैं उम्मीद जागने लगे वो भी, जिनकी सोनी किस्मत में रोटियां नहीं होती, जिनकी सोई किस्मत में रोटियां नहीं होती, रोटियां नहीं होती, होंठ पर अगर उसके बिजलियां नहीं होती, बिजलियां नहीं होती। मेरा ख्याल काफी है। हाँ? बहुत बढ़िया। आशावाद से अब्बास, भरा आखिरी शेर आपका। बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल जो पसंद आया, तो पसंद गनीमत आया। मैं समझता हूँ कि एक कवि के लिए यही सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को कितना प्रभावित कर सकता है। जी, आपका बेटियों वाला शेर तो गजब था, और अभी ये बेटियों ने मैंने पूरी आपको नजर किया इसीलिए। पूरी दुनिया को दिखा दिया आज। अपने होने का वजूद उनने पूरी दुनिया को दिखाई दिया। शुक्रिया आपका। बहरहाल आपने पसंद किया, और बहुत बड़ी बात है ये एक शायर जी के लिए कि दूसरे लोग उसे पसंद करते हैं। जी, ये महफिल छोटी सी महफिल है ही, इसीलिए थोड़ी देर बैठ लें घर में बैठे बैठे, जैसे अपन। नहीं, वो जाहिर छोटी हो या बड़ी हो महफिल, अगर सुनने वाला 5 आदमी भी ठीक है तो उन 50,000 से अच्छे हैं जो आवाज करके चीख चिल्लाते हैं। मैं नहीं इसको सही ज्यादा बात है। पसंद करता हूँ। महफिल बड़े छोटी हो, लेकिन कविता तो बड़ी है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि हाँ समझने वाले होने चाहिए। जी जी। अब मैं आरती जी को आमंत्रित करता हूँ। आरती जी को पिछली बार शिकायत थी कि कवित्रियों का सम्मेलन अलग क्यों रखा है। वो क्या अलग से कविता लिखती हैं? हम भी बहुत समाज बढ़िया। का हिस्सा है। तो इस बार मैंने केवल आरती जी को बुलाया। लीजिए आरती जी, आइए और भरपूर कविताएं पढ़िए अपनी। आरती उतारी है। नमस्कार सबको। जी नमस्ते। और मेरी शिकायत तो थी कि अलग से ऐसा क्यों किया जाता है कि जैसे महिला सम्मेलन सब बुलाया गया हो, इस तरह से कविताएं भी सुनी जाती तो एक दूसरे का सुनने में भी, और कई सैड आते हैं तो अच्छा लगता है। ये प्लेटफॉर्म यही होना चाहिए, चाहे उसका अनुपात जैसा भी हो, पर प्लेटफॉर्म ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, आपकी बात ठीक लगी थी मुझे, बिल्कुल। हाँ, आपने उसका समर्थन भी किया था, मैंने व्यक्तिगत हाँ रूप से आपसे कहा था। जी जी। और अच्छा लग रहा है आज अभी सबको सुनने के बाद। प्रयास जी को सुना, आप भानु प्रसाद प्रकाश जी को सुना, अभी उम्मीद साहब को सुना, और बस 2 कविताएं मैं सुनाऊंगी आपको। जी जी। सबसे खास बात, वो हम आखिरी में नहीं बोल पाते, इसलिए पहले हम व्यक्तिगत भी बोलते हैं और इस मंच से भी बोलना जरूरी है कि दद्दू की सक्रियता हमें थोड़ा सा प्रेरित करती है, और दोबारा आपको बुलाने के लिए एक शुक्रिया तो बनता ही है, हालांकि वो अरे बहुत नहीं नहीं, छोटा है। आप लोग मेरे बुलावे पे आ जाते हैं, यही बहुत है। अरे बहुत ही आत्मीय सा आपने नाम रखा है, बिल्कुल बहुत ही मुझे असल में क्या, अपनेपन से भरा नाम। हाँ, कविताओं का बहुत शौक है, और जब तक नहीं मैं वो तो भोपाल में रहा। कविताओं के अलावा भी बाकी जो कला के क्षेत्र हैं उसमें भी हाँ आपका काफी दखल है, हाँ शौक बस नहीं, दखल है। जी जी, और रंगमंच की वार्ताएं और बाकी चीजें हम सुनते रहते हैं। शुक्रिया चलिए अब शुक्रिया। कविताओं पे आते हैं, ज्यादा जल समय न लेते हुए। मेरी पहली कविता है आग और स्वाद। कागज के कोरे टुकड़े पर लिखा आग, आग के दोनों ओर चित्र भी बनाया आग का। कागज के कोरे टुकड़े पर लिखा आग, आग के दोनों ओर चित्र भी बनाया आग का। लो वह चित्र भी याद आया, बर्फीले पहाड़ वाला, 11 साल 8 माह की उम्र में बनाया था। रंगों की समझ कहाँ थी तब, सफेद झक पहाड़ों की बस्ती में एक हरा भी बना गई। पीछे परंपराओं की तरह खड़ी माँ ने आहें भर कर मेरी हुनरमंद उंगलियां चूमी, और चूल्हे की आग तेज करने चली गई। उस सर्द आह को क्या बात। शाबाशी समझकर ठिठुरता पहाड़ व चिपका लिया मैंने छाती से। किसी किताब ने नहीं सिखाया बड़ा आग भी होती है, उड़ते धुएं से भी दूर रखा गया। कहते हैं लड़कियों को छूकर और भी भड़क जाती है आग। कितना अजीब है फिर भी वे आग और रोटी का खेल रोज खेलती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत।
आंखों में काजल लगाते हुए आखिर आग को देखने की हिम्मत की। थोड़े और दिन गुजरे तो आग जुबान तक आने लगी। एक रात किसी अजनबी के साथ बैठकर आग में घी डालना सीखा मैंने। रसोई में सजा कर रखा तब हवा, पानी और एक डिब्बी में आग भी। चुटकियों और स्वाद के बीच का रहस्य यही सीखा। कई रंग हैं, कई रूप हैं, कई जगहें हैं आग के भड़कने की। कई रंग हैं, कई रूप हैं, कई जगहें हैं आग के भड़कने की। हाथ पैर की ठिठुरन से बेइंतहा जरूरी है पेट के लिए। यहाँ कुछ ज्यादा ही उपद्रव मचाती है। हद तो यह कि आंसू भी तभी निकलते हैं जब दो चार पौर पड़े हुए पेट की आग में। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है। दूसरी कविता है मेरी, रामराज की तैयारी का पूर्व रंग। रामराज की तैयारी का पूर्व रंग। प्रश्न पूछने वालों को बेंच के ऊपर हाथ उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा। मुंडी हिलाने वालों को मुर्गा बनाया जाएगा और बात बात पर तर्क करने वालों को क्लास से बाहर धकेल दिया जाएगा। क्या बात है। प्रहसन की तैयारी से पहले मास्टर जी ने यह बात 3 बार बताई। रामराज आने वाला है और यह सब उसी की तैयारी का पूर्व रंग। अभी राम को अयोध्या के राजा ने अर्थात उनके पिता ने वनवास दिया है और स्वामी की आज्ञा के आगे कोई भी न्याय वगैरह की बात नहीं करेगा। राम ने भी नहीं की थी, ना ही किसी देशवासी ने। राजा प्रजा का स्वामी होता है, यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। दूसरे हिस्से में युद्ध का अभ्यास चल रहा है। अस्त्र शस्त्रों के नाम से लेकर तकनीकी की भी जानकारी दी जा रही है और यह भी कि राम के साथ धनुष बाण होना हमेशा जरूरी है, जैसा कि तस्वीर में होता है। अब राम राजा नहीं है, फिर भी सेना बनाने में जुटे हैं। राम राज लाने की प्रक्रिया में युद्ध बहुत जरूरी है। इसलिए जंगल में राम ने पहले भीलों की रातों से फिर वानर भालुओं से दोस्ती बनाई। सुग्रीव की जरूरत पहचान कर उसे राजा बनाने में मदद की और इस तरह दोस्ती के भीतर दासत्व जैसे नए रिश्ते का इजाद किया। राम राज लाने से संबंधित तमाम प्रोपेगेंडा संभालने का काम हनुमान के मत्थे सौंपा गया। हाँ, एक बात याद आई, युद्ध में औरतों का क्या काम। इसलिए सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाएं और वीरों की आरती उतारने का अभ्यास करें। यह बात भी मास्टर जी 3 बार बताई। आगे मास्टर जी ने सोने के हिरन वाली बात बताई। राम ने सबरी के जूठे बेर को कितने प्रेम से खाया यह भी बताया। उन्होंने मारीच से लेकर बाली, कुंभकर्ण और रावण वध की कथा सविस्तार बताई और 3 बार बताई। उन्होंने यह भी बताया कि रावण बड़ा विद्वान था और राम विद्वता का बड़ा सम्मान करते थे। The legacy अतः उन्होंने of लक्ष्मण Tokyo को रावण के पास 2020 राजनीति may not be सीखने measured in भेजा। मास्टर जी ने यह नहीं बताया कि जब लक्ष्मण को राजा बनना ही नहीं था तो कायदे से राजनीति सीखने राम को जाना चाहिए था। नहीं बताया मास्टर जी ने राम के दुखों और छोटे छोटे सुखों के बारे में, कि रात के किस पहर अचानक सीता की याद में वे घंटों रोए थे, कि उन्हें माँ की याद कब आई, कि पिता की मृत्यु की खबर राम ने कैसे सहन की। उन्होंने यह सब एक बार भी नहीं बताया कि अग्नि परीक्षा लेते हुए राम कितने आदर्श बचे थे, कि गर्भवती पत्नी को वनवास देते हुए राम को अपने होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। सच तो यह है कि राम को राजा ही बनना था, 14 साल बाद ही सही। रावण हमेशा राम की छवि चमकाने के काम आया। सच तो यह भी है कि राजा किसी का सगा नहीं होता, न पिता का, न पत्नी का, न पुत्र का, यहाँ तक कि उस ईश्वर का भी नहीं जिसकी ढाल वह हमेशा अपने साथ रखता है। बहुत खूब, वाह। अलग अंदाज की कविता, मिथक भी है इसमें, विषय बहुत ही सुंदर, बहुत प्रासंगिक कविता है आपकी ये, बहुत खूब। जिसमें आपने सारी बातें आप लोगों जनता को केंद्र में रख के कह दी। जी। अब अपने पास थोड़ा सा वक्त बचा है। अब मैं एक निवेदन करूंगा सभी कवियों से कि वो अपने पसंद के कवि का नाम बताएं और उसकी एक कविता सुनाएं। भानु प्रकाश जी, आपका पसंदीदा कवि कौन है और उसकी एक कविता सुनाएं, मजा आएगा। मेरे पसंद के कवि एकांत श्रीवास्तव, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। अरे पर वाह, अभी मैं अगर कुछ समय मिला तो फिर मैं उनका संग्रह, मैंने ऐसा ध्यान नहीं था कि ये विषय आएगा, तो मैं उनके संग्रह ऐसे याद में तो नहीं है, लेकिन रंगों के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी, संग्रह है उनका। अगर कोई बात नहीं, याद नहीं आई,
ये तो हाँ याद नहीं आ ऐसे ही खेलते हैं, कविता हाँ, कविता लेकिन खेलते ना, एकांत लेकिन श्रीवास्तव जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी कविताएं लिखते हैं, बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं ये भी इधर चर्चा के माध्यम से जानना चाहता, मैंने अभी उनको फेसबुक पे भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिले नहीं नहीं। रहते। नहीं है, नहीं है जी, फिर। मेरे फेसबुक अच्छे मित्र हैं मैंने वो। बहुत ढूंढा जी। अब मैं प्रयास जी से निवेदन करूंगा, उनका पसंदीदा कवि कौन है और एक कविता सुनाए उसकी। आदरणीय देवकांत जी का तो मैं अपनी भी शायद याद उतनी नहीं पड़े कहने होता, लेकिन जी मैं उस कवि का नाम जरूर बताऊंगा। उषा रानी राव है नाम, और उनकी अद्भुत कविताएं हैं। और अद्भुत इसलिए है कि मुझे याद नहीं है इसलिए अद्भुत नहीं है, बल्कि उनकी जो किताबें हैं और जो कविताएं हैं और जो योगदान है और सक्रियता है, वो तो मैं चाहता हूं कि उस तरह की सक्रियता हर लड़की में, हर महिला में दिखाई दे। जैसे अभी आपने आरती जी के बारे में कहा कि उन्होंने कहा, उसी तरह की सक्रियता, उसी तरह के विचार, उसी तरह का एक महिलाओं में, लड़कियों में जो साहस देने का काम किया, वो उषा रानी राव है जी। जी धन्यवाद। जी। अली अब्बास साहब, आपसे गुजारिश करूंगा। बारिश का मुझे तो इतने ज्यादा कवि पसंद है, और क्योंकि अब जाहिर है कि जितना लंबा आदमी का मुताला होता है उतना उसका नॉलेज और समझ बढ़ती जाती है। लेकिन इस वक्त अगर आप कहेंगे तो सबसे पसंदीदा कवि डॉक्टर अली अब्बास उम्मीद है मेरे। क्या बात है। बहुत एक रचना पेश। मैंने बता दिया, अगर इस वक्त आप कहेंगे, भाई वो एक लंबी फहरिस्त है मेरे सही बात। पसंदीदा कवियों की, लेकिन इस वक्त तो सबसे पसंदीदा मुझे यही है जो नाम याद आया, ठीक है, और आप जैसा पसंद कहें। आरती जी आप बताएं। अब ऐसे तो मैं भी, पर मुझे 1 मिनट आप समय देंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगी और ये बताऊंगी 1 मिनट में अभी। जी, किताब लाके नहीं बताना। वही ऐसा रहता है तो फिर कितना। यही तो दुश्वारी हो जाती है ना। उम्मीद साहब, ये मेरा शौक है कि हम जिस कवि को पसंद करते हैं उसकी रचनाएं हमें याद है कि नहीं। नहीं, ये तो इसमें हम फेल हो जाएंगे पहले ही, क्योंकि नहीं हमें हाँ, याद होता है। बाकी संग्रह से खासकर जरूर सुना कविता सकते हैं। कविता लिखने नहीं, वालों के साथ बड़ी समस्या है ये, कि वो किसी की भी कविताएं, शायद वो पहले की होंगी जिन्हें हमने पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा, उनमें तो कुछ लाइनें याद है, वो भी पूरी कविताएं याद नहीं है। अब मैं एक गुजारिश करता हूँ थोड़ी सी। हाँ मुझे एक्चुअली। लगता है कि हिंदी की कविता हाँ हाँ। जहाँ से चालू हुई थी, वहां से चालू होने के बाद उसने अपनी परंपरा, अब अपना आप डिक परीक्षा मत लीजिए दद्दू, अब नहीं ऐसा नहीं बैठा भाई, के। मेरी बात तो सुनिए आप। अपनी परंपरा, अपना डिक्शन, अपना हाँ, मुहावरा त्याग दिया, और हिंदी का कवि विकास विकास अप, किया। अपने आप को काफी बड़ा समझने लगा, और अपने हाँ, से बड़ा वो किसी को नहीं समझता। इसलिए उसने छोटी छोटी गोष्ठी, कवि सम्मेलनों में जाने से इनकार कर दिया। जबकि उर्दू कविता के साथ ऐसा नहीं हुआ। उर्दू कविता ने अपनी परंपरा, अपना डिक्शन, अपना मुहावरा कायम रखा। अब जैसे मुझसे पूछे मेरा कवि कौन है, तो मेरे साथ 6 महीने रहते हिंदी के कवि शलभ श्री राम सिंह, वो मेरी या पसंद के मेरा कवि है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत मैं उन्हें जानता हूँ, व्यक्तिगत मिला भी हूं मैं उनसे। और मैं बिल्कुल हमारे उनकी कविता हिंदी सुना में सकता हूँ। हिंदी में एक कवि हैं जिन्हें लगभग काफी कविताएं उन्हें याद हैं, वो है नरेश सक्सेना, जो करीब अपने 20 कवि बताएंगे वो, और उनकी कम से कम 1-2 कविताएं उनको याद। जी ये खासियत मैंने नरेश सक्सेना में देखी है कि उन्होंने यदि किसी के बारे में बात करना शुरू किया है कि मेरे ये 5 कवि मैं क्रमशः बता सकता हूँ कि ये मेरे पसंदीदा हैं और जिन्हें मैं पढ़ता हूँ, मुझे पसंद है, और उनकी ये कविताएं मुझे, यदि वो विनोद कुमार शुक्ल का नाम लेते हैं तो विनोद कुमार शुक्ल की कविता भी वो सुनाते हैं। ये है, हालांकि अब कविता ने बड़ा समझना शुरू कर दिया है, उसमें विकास किया है, फिर कुछ ये जो प्रिंट मीडिया आया है उसका भी है नहीं, कि मैंने याद आपसे आपके पसंद के कवि का एक कविता का निवेदन किया था बस। नहीं, तो हमें तो खैर हम इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हम अपने पसंद के कवि बस को तो ठीक है, जानते हैं, कोई लेकिन इतना ही कविता जानना। बिल्कुल याद है उनके, कुछ हम पंक्तियां जो बहुत कोडेड है उनको छोड़ करके कविता पूरी याद। पूरी कविता याद होनी चाहिए अगर कवि हमारा पसंद का है। अपनी तो याद नहीं है तो पसंद कोई देवकांत बात का जी, नहीं।
देवकांत जी एक अनुरोध करूंगा, मुझे वेणुगोपाल जी की कविता याद है मुझे, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं कई जगह उद्धृत करता हूँ, बहुत छोटी सी है, तो अनुमति हो तो थोड़ा सा मैं अरे कहना जरूर चाहूंगा। जरूर। हाँ, हम जयपुर में उनसे मुलाकात भी हुई थी, हमारी जोशी जी जानते हैं, वेणुगोपाल जी से हम साथ में मिल चुके हैं। तो बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी कविता है, जो मैं दोस्तों के बीच भी उद्धृत करता हूँ, कभी कुछ बातचीत करता हूँ। तो कविता इस तरह के है कि अंधेरे में हो इसलिए अकेले हो, अंधेरे में हो इसलिए अकेले हो, रोशनी में आओगे तो कम से कम अपने साथ एक परछाई तो जुड़ी पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संक्षिप्त सी कविता थी, लेकिन ये मुझे कंठस्थ वेणुगोपाल जी के बहुत साथ पसंद आई थी। मुझे कुछ दिन बिताने का भोपाल में सौभाग्य मिला था। जी जी उन्होंने हमारे साथ एक नाटक भी किया था, जी आपको ये जान के खुशी होगी। जी भोपाल में जब साल 6 महीने वो रहे थे भैया। जी हाँ। हाँ, मुझे कई कवियों के साथ रहने का सौभाग्य मिला, हाँ, प्रयास सलभ जी सिंह के रामसी साथ। जी के साथ भी हम लोगों को रहने का सौभाग्य मिला। हम विदिशा उनके घर गए थे मिलने, और उन्होंने मेरे शादी पर एक पत्र भी लिखा था और बधाई दी थी मुझे, पत्नी और मेरे को। तो वो पत्र भी कहीं मैंने रखा है संभाल करके। और यहाँ पे हमने लोगों ने भेल में, जोशी जी को मालूम है, अग्निपथ करके एक पत्रिका निकालते थे, और नई दृष्टि, तो उसमें हाँ, हमने उनको प्रकाशित भी की, उनकी लेके आए थे खुद और प्रकाशित की थी। ये एक हमारा सौभाग्य है। मेरे और को उनके साथ 1 साल तक रहने का सौभाग्य मिला भोपाल में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, वो मेरे साथ रहते थे। उन्होंने एक कविता के बारे में बताया था, जैसे रावण संहिता है ना, डट डिमिट डिमिट डिमिट, इसका जो मीटर है वो प्रसाद जी ने लिया। ये शलभ जी बोल रहे हैं, हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये बताया। फिर उन्होंने कहा अब देवकांत मेरी कविता सुनो। उनकी ये कविता मैंने जगह जगह गाई। नफस नफस कदम कदम बस एक जी हाँ, फिक्र दम बदम, बहुत गिरे प्रसिद्ध हैं है। हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, सवाल दर जवाब है, इनकलाब चाहिए, इनकलाब क्या चाहिए। बात है, आपको याद है, कंठस्थ है, बहुत नहीं, ये पूरी बहुत कंठस्थ ही है। बढ़िया। जी हम जी, लोग एक, प्रसिद्ध कविता है, कलकत्ता में शायद सुनने में आया, लिखी वहां ये ये। हिंदुस्तान में महान सॉन्ग है उनका जी। इतनी जगह गाई हाँ गई है, और नुक्कड़ जी नाटकों में इतनी जगह पढ़ी गई है, जिसका जी कहना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। अब्बास जी, आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, फिर वो विराम आ गया, वो जो कहिए अब्बास, आप थोड़ा सा। परंपरा जी। हाँ हाँ, अब परवीन कैफ साहब शायद आई नहीं है, जुड़ नहीं पाई हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छी बातचीत हो गई। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। क्यों वाली अब्बास साहब, ये अच्छी बातचीत हो गई। नहीं, बिल्कुल बातचीत तो बिल्कुल खैर बिल्कुल। सुन रहा हूँ, वो जाहिर है कि जो कविता पे या काव्य साहित्य पे बात होगी, तो उसपे ये भी सोचना पड़ेगा हमें कि हम किस स्तर पे कई कवियों के पे बात कर रहे हैं। आपने जो सुना नाम लिए या किसी दूसरे ने लिए, किस काल का है, किस समय लिखा, उससे कब लिखता था, और उसके अपने जो अनुभव थे वो कितने थे, उस एतबार से हम उसका दे सकते हैं कि भाई चलिए। अभी जो आजकल लिखा जा रहा है, आप अगर देखें तो पाठकों का इतना टोटा है, इतना जी, टोटा है, और इसी तरह सुनने वालों का भी है। क्योंकि आज जो लिख रहे हैं लोग, वो कहीं से कविता कहीं नहीं जा सकती, गद्य के टुकड़े या फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा लतीफे चुटकुले इस तरह की चीजें जोड़ के बड़े बड़े मंचों से सुना के, और उसे मंच या प्रपंच आप जो कुछ कह ले वो होता है, उसे मैं पसंद नहीं कर देखिए अली अब्बास साहब, सकती। अगर मंच को खाली छोड़ दिया जाएगा, अगर अच्छी कविता वहां नहीं जाएगी, तो रद्दी कविता वहां स्थापित हो जाएगी। पहुंच जाए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लेकिन कहा, दुश्वारी ये है, बहुत इसमें बढ़िया बिल्कुल कहा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जी, अब जो एक तरह से वातावरण बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है, उसमें अच्छी कविता और बुरी कविता में कोई भेद ही नहीं कर पाता, क्योंकि पब्लिक के सामने वो लोग, वही लोग कामयाब रहते हैं जो समय से जुड़े नहीं रहते। नहीं, आपकी पाठकों के टोटे वाली बात से मैं एग्री करता हूँ। आज हिंदी कविता को पाठकों का बेइंतहा टोटा है।
मैं यही कह रहा था कि पाठकों का टोटा है, हाँ, बहुत कमी है। इसके बारे में कवियों को सोचना है, पाठकों वाले जो है ये तो उनकी बात है ना, ये उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है जो लिखते हाँ। हैं कि वो पढ़ने वाले भी पैदा करें या जी उस स्तर पे जाएं, कुछ पढ़ने की कोशिश करें, पढ़ाने की कोशिश करें, लोगों को समझाने की कोशिश करें। लेकिन अगर सिर्फ कविता इसलिए लिख रहे हैं कि वो कवि कहलाएं, तो मेरे ख्याल न लिखना बेहतर है। और देवकांत बहुत जी, मैं ये सारा कहना चाहता हूँ कि पहले जो है लघु पत्रिका को अपन विकल्प मानते थे, लघु पत्रिकाएं बहुत प्रकाशित होती थी, जी लेकिन अब लगभग प्रकाशित तो अभी भी हो रही है, लेकिन अब ये दूसरी एक नई चीज आ गई, टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं अपन सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से अभी अपन जोड़े हैं, बात कर रहे हैं। ये भी एक प्रभावी माध्यम है। ये जरूर बात हो रही है कि इसमें अपन संख्या जो है की एक सीमा है, लेकिन माध्यम कोई भी है, आप फेसबुक भी, उसका आप सकारात्मक प्रयोग कीजिए, कविता वहां भी डालिए, तो वहां से भी अपन पहुंच सकते हैं। इन चीजों का प्रयोग अपने को करना ही पड़ेगा वर्तमान में, ये जो नई तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। ठीक कह रहे हैं आप। ऐसी ही जी बात मुक्ति बोध ने कही थी एक बार, जी तोड़ने ही होंगे मठ, अपनाने होंगे मैंने अभिव्यक्ति के, जी अभिव्यक्ति के, बिल्कुल, खतरे उठाने होंगे। तो उठाने, टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी, फेसबुक जी आएगी और नई नई आएगी। कवि को तो अपना डटे रहना है और हर जी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना है। हम ये कह के बच नहीं सकते कि वहाँ बुरी कविता का ढेर है, वहाँ बुरे कवि रहते हैं। हमें जाना है, अपनी कविता से पाठकों को जोड़ना है। हमें अपने आप को कारण बताकर बचा नहीं सकते कि इस वजह से हम सिकुड़ गए कि पाठक नहीं थे। जैसा आपने कहा, ये जैसे आपने मेरा मुझे, एक, नहीं जी मुझे बुलाया आपने, तो मैंने पहले ही जो दो लाइनें दोहा पढ़ा था, वो इसीलिए पढ़ा था कि प्रायोजित सम्मानों से मैं नहीं हुआ सिर्फ प्रसिद्ध, जी प्रायोजित सम्मानों से मैं नहीं हुआ प्रसिद्ध, धन्य है मेरी लेखनी जिसने किया है सिद्ध। तो अब जी लेखनी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, नहीं बल्कि लोग क्या कहते हैं कि फला मंच से पढ़ा, फला कवि के साथ गए, इतना हमको उसमें मिला और ये इतने लोगों ने सुना। और उसमें क्या है, ये सब प्रायोजित मामला चल रहा है, इसलिए कि छोटी छोटी जो गोष्ठियां आपने कहा है ना, ये ज्यादा बेहतर है। और उसमें कम से कम कुछ समझदार लोग तो आ जाते हैं। और मैं अगर आपको संघर्ष करना है तो करना पड़ेगा, बहुत सी चीजों के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी करना पड़ेगा। साहित्य को जिंदगी से अलग नहीं कर सकते, जी मैं एक समाज का बड़ा अहम हिस्सा है। प्रयास जी की बात का एक उत्तर दूं। जी जैसे उनने लघु पत्रिका आंदोलन की बात कही थी, जी मुझे लगता है आज के समय में ये ये वाला मंच जिसमें आप जी बैठे हैं, ये लघु जी पत्रिका की तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल, वही कहना चाह रहा था बिल्कुल मैं, सही, बिल्कुल 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 सही, दद्दू की चौपाल अपने आप में लघु पत्रिका है। बिल्कुल सही। इसमें आपके शीर्षक से इसीलिए मुझे मैं हाजिर ये हुआ। याद आ गया, जी नहीं, आपके नाम के शीर्षक से याद आ गया कि अगर कोई गांव में खेतों के आसपास भी अगर 10-15 लोग हैं और इस तरीके के कोई गोष्ठी चल रही है और कोई हमारा रचनाकार में साथी इस तरीके के कैप्शन के साथ वहां अगर इसको भी रख दे मोबाइल को, तो हम वहां भी पहुंच सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी जी प्रयास करने के ऊपर है, हमारे मित्र हैं सब जगह, गाँव में रहने वाले भी बहुत सारे कवि लोग हैं, बहुत लोगों को अपन जोड़ सकते हैं अगर अपन अपने अहम को त्याग करके, मतलब पता चला कि यहाँ भी कोई रचनाकर्मी व्यक्ति है और उसके जी पास एक जी एंड्रॉइड है, जो कि रहता ही है लगभग सभी के पास, तो आप बहुत इंटीरियर गांव में भी पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है। परवीन जी आ गई हैं, खुशी की जी बात हाँ है। जी, परवीन जी बहुत खुशी। आदाब। परवीन जी आदाब अर्ज। वीडियो चालू नहीं है शायद। हाँ, तब तक अपन बात करते हैं, हो जी जाएगा। हाँ जी हाँ, जी परवीन जी पे काफ़ी जिम्मेदारियां रहती हैं, उसके बाद वो इतनी बढ़िया रचनाएं लिख रही है कि दिल खुश हो जाता है। जी हाँ तब तक चुनौतियां तो हाल में रही हैं। देवकांति जी जब भोपाल में थे तब क्या रंगकर्म से जुड़ी हुई चुनौतियां नहीं थी? लघु पत्रिका आंदोलन में चुनौतियां नहीं थी? असली में उस समय के संघर्ष, उस समय की समस्याएं अलग तरह की थी, हमारी आज की समस्याएं अलग तरह की हैं। जी और हर काल में ये समस्याएं रहेंगी, लेकिन हम बिना मुकाबला किए, बिना उन्हें सामना किए हमेशा हर हाल की समस्याओं को कोसते रहेंगे, तो ये भी एक हम लोगों की ही कमजोरी है। नहीं नहीं बिल्कुल, हमें तो आगे हर हाल में बढ़ना ही है। जी अली अब्बास साहब, जी जैसे अली अब्बास साहब से हमारी
टेलीफोन पे बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं, कविता को लेके, समाज को लेके, आस पास। क्या मुझे दोस्तों की कमी हमेशा खटकती है। दद्दू की चौपाल चालू करने का मकसद ही यही था। मेरे बड़े अजीज दोस्त थे राजकुमार केसवानी, हम दोनों फोन पे बात करते थे। एक दिन उसने आइडिया, यार ये कर लो, मैंने कहा कर लेते। फिर पहली जो हमारी चौपाल थी वो इंडियन कॉफी हाउस में लगी थी। कॉफी हाउस, इंडियन कॉफी हाउस, यादों की जुगाली। वाह। उसमें राजेश जोशी भी आए थे, राम प्रकाश भी आए थे, राजेंद्र कोठारी भी आए थे। पंकज राग जी अभी उनका कॉलम, उनकी जगह कॉलम लिख रहे हैं भास्कर में, पंकज राग जी, दोनों की यात्रा जिन्होंने लिखी। अभी केसवानी जी की जगह वो पूर्ति हो रही है भास्कर में। बहुत आवाज कम आ रही है। आ रही, मुझे आ रही है। हाँ तो परवीन जी आ जाइए आप। जी मैं ये जी, वो कह रहे हैं हम कहाँ है? हाँ, कहो कि हम आ गए। आप दिख नहीं रही क्या? अरे उन्हें नहीं दिख रही। हमें दिख रहे हैं, आप पढ़िए। जी, बड़ी पढ़ू मैं। बड़ी देर कर दी सनम आते आते। शेर देखेंगे घूंट पानी के, जी घूंट पानी के सौंदे सौंदे थे, हाँ, घूंट पानी के सौंदे सौंदे थे, जब वो मिट्टी के आप खोरे थे। घूंट पानी के सौंदे सौंदे थे, जब वो मिट्टी के आप खोरे थे। और आज भी खुशगवार देते थे, कल जो वो धीमे धीमे चूल्हे थे, कल जो वो धीमे धीमे चूल्हे थे। और डाल से केरियां जो गिरती थी, डाल से केरियां जो गिरती थी, पाल में कच्चे आम पकते थे। और सर उठाकर इमारतों ने कहा, यहाँ घर है, यहाँ घर थे या घरौंदे थे। इमारतों ने सर उठा के कहा, यहाँ घर थे या घरौंदे थे। और पढ़ो। हाँ एक और पढ़िए, पढ़ क्या। जी, देखिए, गांव में रौनकें थी मेला था, गांव में क्या बात। रौनकें थी मेला था, तुम भी होते तो कितना अच्छा था। क्या बात। गांव में रौनकें थी मेला था, तुम भी होते तो कितना अच्छा था। तुम तो ये रास्ता ही भूल गए, तुम तो ये रास्ता ही भूल गए, याद भी है किसी से वादा था। तुम तो ये रास्ता ही भूल गए, याद भी है किसी से वादा था। और रंज इस बात का है मिल न सके, रंज इस बात का है मिल न सके। ये तो सच है हमें बिछड़ना था, रंज इस बात का है मिल न सके। और ये तो सच है हमें बिछड़ना था। और एक और गजल के चंद शेर देखें कि फैसले की उस घड़ी का इल्तिवा अच्छा लगा, फैसले की उस घड़ी का इल्तिवा अच्छा लगा, एक रिश्ता टूटने से बच गया अच्छा लगा। और जाने मन जाने वफा, जाने मन जाने वफा, खत में लिखा अच्छा लगा, दूर से उसने मुझे अपना कहा अच्छा लगा, दूर से उसने मुझे अपना कहा अच्छा लगा। मैंने गम की धुन भी छेड़ी, मैंने गम की धुन भी छेड़ी, और खुशी का राग भी। तुम बताओ, तुम बताओ गीत मेरा कौन सा अच्छा लगा। तुम बताओ, तुम बताओ गीत मेरा कौन सा अच्छा लगा। और दिल न छोड़ेगा जिदें, दिल न छोड़ेगा जिदें, ये तो वो बालक है जिसे, दिल न छोड़ेगा जिदें, ये तो वो बालक है जिसे एक खिलौना मिल गया तो दूसरा अच्छा लगा, एक खिलौना मिल बहुत गया बढ़िया, तो दूसरा बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। और तुम मुझ में क्या जोहर, मुझ में क्या जोहर, मेरे टूटे हुए आईने को, आज उसने चांद का टुकड़ा कहा अच्छा लगा, आज उसने चांद का टुकड़ा कहा अच्छा लगा। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब दोस्तों क्या देखते ही देखते समय बहुत तेजी से बीत जाता है, इसमें थोड़ा समय का दबाव रहता है। जी परवीन जी से हम और सुनना चाहते थे, लेकिन फिर मिलेंगे, आप तो आती रहती हैं, ये तो आपका घर है, जी ये जी दद्दू की चौपाल। अभी हम लोगों ने काफी बातें भी की जी थी, जी
आप प्रोग्राम जब रिलीज होगा सुन लीजिएगा, बड़ी अच्छी बातें की हम लोगों ने। जी जी ठीक है दोस्तों, जी आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपन मिलते रहेंगे और कविताएं सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। और दद्दू का आप सबको शुक्रिया बहुत। शुक्रिया। Yeah.